नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए देश में सेवाओं को लेकर जो आरक्षण व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से ही चल रही है, उस पर विचार करूंगा। आप सब ये समझें कि आरक्षण व्यवस्था किस तरह से हमारे समाज को किस किस रूप में प्रभावित कर रही है, विचार करने योग्य है। बंधुओं, जिन प्रारूप समिति के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के माथे पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने की बात आरोपित की जाती है, उसको आप सब जाने कि उसमें वो सच्चाई नहीं है जो आरोपित करने वालों के द्वारा लगाई जाती है। अंबेडकर जी भारत में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए संरक्षण व्यवस्था के हिमायती थे। संरक्षण व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था में जो अंतर है, और प्रारंभ में जब आरक्षण को लागू किया गया था तो अस्थायी तौर से लागू किया गया था और मात्र 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, ये सोचकर कि 10 वर्ष में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं वे सामान्य स्तर पर सबके समकक्ष आ जाएंगे और इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, क्यों हुआ कि आरक्षण व्यवस्था अस्थायी होते हुए भी स्थायी होकर आज पर्यंत कायम है। पहले आरक्षण व्यवस्था और संरक्षण व्यवस्था के अंतर को समझना जरूरी है। अंबेडकर जी समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता के हिमायती विशेष रूप से थे, लेकिन उसके लिए जिस संरक्षण व्यवस्था को वो लागू करने की बात कर रहे थे, उस संरक्षण व्यवस्था का नियम ये उनकी अवधारणा में था कि जो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से समाज में पिछड़े लोग हैं, उन सब के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर पर उच्चीकरण का दायित्व शासन के द्वारा लिया जाएगा। शासन ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको गोद में लेने का कार्य करेगा। उनकी शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि शिक्षा ही
किसी व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक स्तरीकरण में उच्चता पाने का मूल आधार है। इसलिए शासन के द्वारा जब ऐसे लोगों को गोद में लिया जाएगा तो उनकी उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था निःशुल्क रूप से और उन सारे प्रबंधों के साथ इस तरह से होगी कि वे अपनी सामर्थ्य से उच्च और उच्चतम शिक्षित होकर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जो पहले से ही उच्च हैं उनके समकक्ष हो सकेंगे। और उसमें ये प्राविधान किया जाएगा कि जब सामान्य श्रेणी के शिक्षित लोग और आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से निचले पायदान पर स्थित लोग, समाज में निचले पायदान पर रह रहे लोग जब अपनी सामर्थ्य से सामान्य वर्ग के सामान्य लोगों के समकक्ष शिक्षा के आधार पर हो जाएंगे और सेवाओं में होने वाली प्रतियोगिता में जब वे सामान्य वर्ग से श्रेष्ठ सिद्ध होने की स्थिति में चयनित होंगे तो उनके भीतर स्वाभिमान का भाव जागृत होगा और यदि सामान्य वर्ग और आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में समकक्षता प्रतिस्पर्धा में लक्षित होगी, सेवाओं की प्रतियोगिता में समकक्षता लक्षित होगी, तो उस स्थिति में सेवाओं में प्रथम अवसर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से निचले पायदान पर रह रहे लोगों को प्रथमतया दिया जाएगा और शासन उनको तब तक शैक्षिक दृष्टि से समुन्नत करने की व्यवस्था करेगा जब तक उसे यह बोध नहीं हो जाता कि अब इनमें शैक्षिक दृष्टि से समुन्नत होने की सामर्थ्य नहीं है। उनका आर्थिक संरक्षण एवं सामाजिक संरक्षण शैक्षिक स्तर के उच्चीकरण के लिए शासन द्वारा ही सब तरह का प्रबंध करके किया जाएगा। जबकि आरक्षण, सेवाओं में आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की गई, ये वस्तुतः नेहरू जी ने जानबूझकर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े या निचले पायदान पर रह रहे लोगों को अपना वोट बैंक संरक्षित करने के उद्देश्य से लागू किया, जबकि अंबेडकर जी इस व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि इस व्यवस्था में शासन अपनी जिम्मेदारियों से बच जा रहा था।
सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से निचले पायदान पर रह रहे लोगों के प्रति जो शासन की जवाबदेही है वो आरक्षण व्यवस्था में समाप्त कर दी गई और विभिन्न सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से निचले पायदान पर रह रहे लोगों के लिए सेवाओं में अवसर का कोटा निर्धारित हो गया और इस कोटा प्रणाली का प्रभाव ये हुआ कि समय समय पर जो अपनी शैक्षिक क्षमता के आधार पर, आर्थिक क्षमता के आधार पर, सामाजिक स्तर पर सामान्य वर्ग के समकक्ष होते गए, उन्होंने अपने ही संबंधियों, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही निकट के लोगों को उस कोटे में अवसर दिला दिला करके और सरकारी कोटे को भरने का कार्य करते रहे। जो एक बार आरक्षण की सुविधा के अंतर्गत सेवा पा गया, वो अपने संबंधियों और अपने अत्यंत निकटस्थ लोगों को ही सेवाओं में अवसर दिला दिला करके सरकारी कोटे की पूर्ति करने में मशगूल हो गया। दूसरी बात ये हुई कि ऐसे लोगों में योग्यता बढ़ाने को लेकर के जो प्रतिस्पर्धा की अवधारणा अंबेडकर जी के द्वारा निर्धारित की गई थी, उसकी पूर्ण उपेक्षा हो गई। वो ये धारणा बना बैठा कि चाहे मेरी योग्यता शून्य स्तर पर भी क्यों न होगी, हम सेवाओं में इस आरक्षण के लाभ के अंतर्गत लाभ पाकर के सेवा पा लेंगे, हमें योग्य बनने की आवश्यकता ही क्यों है। इस तरह से ऐसे लोग शैक्षिक दृष्टि से वह समुन्नति नहीं कर सके जो संरक्षण व्यवस्था, जो अंबेडकर साहब की संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत रह करके करते। ये एक तरह से सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से निचले पायदान पर रह रहे लोगों के प्रति छद्म का आचरण था, छल का आचरण था और उनको अंधेरे में रख करके उनसे लाभ पाने का, सत्ता का लाभ पाने का आचरण था। जो लोग इस सच से परिचित नहीं हैं, उनको तो ये लगता है कि सब बाबा साहब अंबेडकर जी ने ही लागू करा करके समाज में विवाद को बनाए रखने का कार्य किया है। अंबेडकर जी बहुत ही दूरदर्शी और सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से समाज में समता, मानवीय समता, मानव के स्तर पर भेदभाव, छुआछूत के अभाव के पक्षधर थे, जबकि आरक्षण व्यवस्था में वो छुआछूत, वो विषमता, वो वैषम्य, वो भेदभाव आज पर्यंत लगभग कायम है। जबकि संरक्षण व्यवस्था में ये होता कि जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण की अवधारणा है कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, जो निराला जी की
ये पंक्ति है गीता के आधार पर प्रस्तुत। उसकी महत्ता का प्रतिपादन संरक्षण व्यवस्था में अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था, जिससे लोग योग्य होकर अपनी क्षमता के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपनी सामर्थ्य के आधार पर सेवाओं में अवसर पाते हुए आगे बढ़ते और उनके भीतर स्वाभिमान जो है स्थापित होता, उनके भीतर दीनता, आदि का भाव, बेचारेपन का भाव, सामाजिक उपेक्षा में जीवन यापन करने का भाव कथमपि न उत्पन्न होता, वो समाप्त हो जाता। लेकिन नेहरू जी एक तीर से दो निशाने लगा रहे थे। एक तरफ वे सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से निचले पायदान पर रह रही जातियों के लोगों को भ्रमित करके उनको आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाकर उन्हें सेवाओं में अवसर की उपलब्धता का विश्वास दिलाकर अपना वोट बैंक सुनिश्चित कर रहे थे, क्योंकि नेहरू जी ने शुरू से ही ST/SC, जिन्हें नेहरू जी के काल में शब्दोल्लिखित कराया गया, और मुसलमान, इन दोनों को मिलाकर सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को तोड़ते मरोड़ते हुए देश में जातियों के बीच द्वंद्व संघर्ष उत्पन्न कर सनातन धर्मावलंबियों के बीच द्वेष भाव उत्पन्न करने की अवधारणा को विशेष रूप से बढ़ावा देने का आचरण किया। दूसरी तरफ आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ी जातियां थीं, चूंकि वहाँ जब संविधान में जाति व्यवस्था को हतोत्साहित करने की अवधारणा पर कार्य करने के लिए सरकारों को, राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को उत्प्रेरित करने की व्यवस्था की गई थी, उसको दरकिनार कर दिया गया और जातियों के बीच द्वंद्व करके अनुसूचित जाति कहलाने वाले समूहों और अनुसूचित जनजाति कहलाने वाले समूहों को अपने वोट के लिए सनातन धर्मावलंबियों से, सनातन धर्म से अलग कर देने का कार्य किया गया और उनमें लोभ बढ़ाकर धर्मांतरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, चाहे वो इस्लाम मतानुयायी हों, चाहे वो ईसाई मतानुयायी हों, लेकिन सनातन धर्म से पूरी तरह से कट जाएं, इस प्रकार के दृष्टिकोण को बढ़ाने का आंतरिक कार्य किया गया। ऊपर से धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का दिखावा मात्र किया गया, लेकिन भीतर ही भीतर सनातन धर्म को कमजोर करने का षड्यंत्र नेहरू जी द्वारा किया गया।
नेहरू जी और उनकी लाबी के जो चाटुकार कांग्रेसी नेता थे वो उनके अनुसार ही समाज में इस तरह का विष बीज बोने का कार्य करने में लग गए। मुझे इस तरह से कठोरतम रूप में अपनी बात कहनी पड़ रही है क्योंकि छद्म को पहचानना आम जनता के वश की बात कभी नहीं रही है। हमारे देश की जनता इतनी सीधी सादी है कि उसके साथ क्या क्या घट रहा था उसको तो भूल जाती ही है, क्या क्या घट रहा है उसमें परिवर्तन होने के साथ उसे भी भूल जाती है। उसके ऊपर किस किस तरह से अत्याचार ढाए गए और ढाए जा रहे हैं उसकी भी वो अनदेखी करती हुई आह ऊह कहते हुए सहने की प्रवृत्ति वाली बनी रहती है। यह हमारे देश के लोगों की प्रकृति है और इसका लाभ कुटिल राजनीतिज्ञों के द्वारा विशेष रूप से उठाने का कार्य किया गया। अगर नेहरू जी सचमुच इस देश में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के पक्षधर होते तो वे इस देश में रह रहे सभी लोगों को राष्ट्र के भाव केंद्र से जोड़कर उन्हें राष्ट्रभक्त बनाने का कार्य करते। उसके लिए शासन में नीतियां बनाने का कार्य करते। उनका उद्देश्य राष्ट्रभक्त भारतीय समाज का विकास करना तो था ही नहीं, उनका उद्देश्य तो अंग्रेजों वाली सत्ता पर विराजमान रहने की नीति फूट डालो और शासन करो का ही अनुसरण करना था। सो नेहरू जी उसका ही अनुसरण करते रहे और देश में जातियों जातियों के बीच, संप्रदायों संप्रदायों के बीच सिर्फ फुटौल को प्रवर्तित कर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सत्ता विराजमान रखने के लिए ही आचरण करते रहे। हो सकता है कि किन्हीं लोगों को मेरी यह बात सर्वथा अनुचित लगे, लेकिन वे स्वतंत्रता के साथ ही नेहरू युग के सारे कारनामों को, सारे नीतिगत व्यवहारों को परखने का कार्य करें, उसकी गहराई से छानबीन करके देखें तो जो मैं कह रहा हूं उसी को वे सच रूप में पाएंगे। अन्यथा इस देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसे सवाल को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हो गया था तो जिन्हें अल्पसंख्यक बन करके इस देश में शासन से विशेष लाभ प्राप्त करने की आकांक्षा होती उन्हें कह दिया जाता। और अंबेडकर जी ने तो संसद में कह भी दिया, कानून मंत्री रहते हुए 53 तक, 1953 तक कानून मंत्री रहे थे, लेकिन नेहरू से मतैक्य न होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो जब देश विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ और जिन जिन परिस्थितियों के कारण जो लोग
पाकिस्तान गए और जो लोग भारत आए, आज मैं उस विषय पर यहाँ विवेचन नहीं देना चाहूंगा। तो जब कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा, साफ साफ मैं कह रहा हूं, मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा, मुस्लिम लीग ने देश को विखंडित करने की भूमिका में अपने को प्रस्तुत भी किया और उसके साथ साथ इस देश में एक राजनीतिक दल के रूप में वो बनी भी रही। तो जब संसद में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान की मांग की गई तो अंबेडकर जी ने कानून मंत्री रहते हुए उन्हें सीधे सीधे जवाब दिया। जब वो संसद में समान आचार संहिता कानून बनाए जाने के लिए विधेयक प्रस्तुत कर रहे थे तो उस पर सवाल उठने पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो लोग भारत में रहकर अपने लिए अल्पसंख्यक का होने का बहाना, अल्पसंख्यक होने के बहाने के आधार पर विशेष सुविधा चाहते हैं, उन्होंने अपने लिए पाकिस्तान मांग लिया है, वे चुपचाप पाकिस्तान चले जाएं। क्योंकि अगर ऐसे लोग ब्रिटेन में वहां की समान आचार संहिता के अंतर्गत जीवन यापन इस्लाम मतानुयायी होते हुए भी कर सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं कर सकते? भारत में भी वैसे समान आचार संहिता के अंतर्गत, समान कानून के अंतर्गत वे यहां भी सहजतया रह सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें ये बात स्वीकार नहीं है तो अभी समय है, पाकिस्तान चले जाएं। नेहरू जी को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने ही मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ बोर्ड बनवाकर मुसलमानों को अतिरिक्त सुविधा देकर उन्हें भारत में रहते हुए शेष भारतीयों के प्रति द्वंद्व अवधारणा को बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया। उनके लिए विशेष कानून, अल्पसंख्यक दर्जा देकर के उनके लिए विशेष कानून और सुविधाएं देने का कार्य किया। खास तौर से मूलाधिकार में शिक्षा एवं संस्कृत के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के दृष्टिकोण को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। इसकी समतामूलक समाज में समतामूलक अवधारणा वाले देश में कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जानबूझकर मुसलमान भाइयों को अपना वोट बैंक बनाए रखकर यहाँ के जीवन के साथ उन्हें समरस होने के लिए प्रेरित ही नहीं किया गया। उनको सविशेष बनाए रखने के लिए तरह तरह की सुविधाएं देकर उनके भीतर सांप्रदायिक उन्माद, द्वेष भाव, पांथिक या धार्मिक संघर्ष की प्रवृत्ति को उकसाते रहने का कार्य किया गया और मुसलमान भाइयों का भयादोहन करके उनको अपने वोट बैंक के रूप में अपने साथ जोड़े रहने का कार्य आदरणीय नेहरू जी द्वारा और उनकी पीढ़ी के दूसरे उन्हीं के कुल के
जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए उनके द्वारा किया गया। ये सब सिलसिलेवार चलता रहा था, जबकि अंबेडकर जी की संरक्षण व्यवस्था में ये सारे दोष हमारे देश से क्रमशः निकल जाते हैं। सचमुच इस देश के लोग आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर एक समान अवधारणा वाले होकर इस देश के राष्ट्रीय भाव केंद्र से जुड़कर उसके साथ एकमेक होकर जीवन यापन करते हैं। नेहरू जी को इसके लिए मुसलमान भाइयों का भया दोहन करने के लिए आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अच्छे आधार के रूप में मिल गया और नेहरू जी ने उसका भरपूर उपयोग किया। उस समय के आरएसएस के कर्ता धर्ताओं के भीतर नेहरू जी की यह धूर्तता बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, लिहाजा उन्होंने अपनी वाणी से, अपने भाषणों से और अपनी गतिविधियों से इस तरह से अपने को प्रस्तुत किया कि नेहरू जी को मुसलमान भाइयों के भीतर ये डर पैठाने का अवसर मिला कि अगर आप हमारे साथ नहीं रहोगे, आप हमें निरंतर चुनाव में जितवाने का कार्य नहीं करोगे, हमारे साथ जुड़कर नहीं रहोगे, तो आरएसएस और हिंदू सभा जैसे संगठन आपको निगल जाएंगे। नेहरू जी का ये मिथक, ये अवधारणा जो मुसलमान भाइयों का इस तरह से भयादोहन करके उनको अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की रही, उसको 2014 के चुनाव के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी नीतियों ने एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन फिर भी उस छल प्रपंच को बनाए रखने के प्रयत्न कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी और भी दिग्विजय सिंह और दूसरे ऐसे जो नेता हैं उनके द्वारा निरंतर किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान भाई जहां कांग्रेस के साथ पहले लगे रहे, उत्तर प्रदेश में खास तौर से वे आगे चल कर के समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, फिर बसपा से भी जुड़ गए और नेहरू जी का जो वोट बैंक का आधार था वो खिसक सा गया। आज कांग्रेस उसी को फिर से अपने साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी विदेश में जाकर झूठे आरोप सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाकर कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं का मिथ्या लाभ प्रचारित करने में लगे हुए हैं, जबकि शासन से मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा सबको मुहैया कराई जा रही है। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव शासन से सुविधा मिलने में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दूसरी और भी योजनाएं हों, वो सब सहज रूप से मिल रहा है। कुछ
मुस्लिम मौलाना और कुछ मुस्लिम नेता केंद्र सरकार की भाजपा सरकार की इस नीति में अपने लिए संकट देख रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की अवधारणा को वे और भी पनपाने के लिए मुसलमानों के भीतर दुष्प्रचार करने का आचरण कर रहे हैं। ये सब आज जब हो रहा है और जो सचमुच मुसलमान भाई आंख खोल करके देखेंगे तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या किसान निधि योजना हो या जनधन योजना हो या और भी दूसरी योजनाएं हों, उन सब योजनाओं का मुसलमान भाई उसी तरह से लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिस तरह से और लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मैं केवल इस अपने विचार के माध्यम से मुसलमान भाइयों को आगाह करूंगा कि वे ऐसे राजनीतिक दलों के और अपने रहनुमाओं के झांसे में न आकर इस राष्ट्र के भाव केंद्र से खुद को जोड़ करके प्रस्तुत करें और अपने भीतर जो इस देश के सनातन धर्मावलंबियों और दूसरे धर्मावलंबियों में, पंथावलंबियों में शंका की अवधारणा है, उसको निर्मूलित करके इस देश को संगठित रूप में अपनी ऊर्जा से विसिंचित करने के लिए काम करें, अभिसिंचित करने के लिए काम करें। इससे वो सारे झगड़े टंटे जो सांप्रदायिक आधार पर, जातीय आधार पर इस देश में पनपाए जा रहे हैं, उनका खात्मा हो सकेगा। जो आरक्षण व्यवस्था आज स्थायी की तरह देश में लागू है और कोई भी सरकार आज ये हिम्मत नहीं जुटा पाती कि इस दोषपूर्ण आरक्षण व्यवस्था को वो खत्म करके अंबेडकर जी की संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को, जो आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सुविधाएं देने का, शासन में सेवाओं का अवसर दिलाने का प्रयत्न करे, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इतना भ्रम आरक्षण को लेकर के फैलाया गया है कि आरक्षण के कारण से, आरक्षण में जो निहित दोष है उसकी ओर लोगों की निगाह ही नहीं जाती। अन्यथा अगर आरक्षण की नीति में संशोधन करके यह व्यवस्था लागू की जाती कि जो एक बार आरक्षण के अंतर्गत, आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें और उनके कुल से जुड़े हुए लोगों को वो सुविधा आगे न दी जाकर के पहले उन लोगों को आरक्षण की सुविधा, आरक्षण से प्राप्त होने वाली सेवाओं में अवसर पाने की सुविधा दी जाएगी, जो आज तक इस 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे होने तक भी उसके लाभ से वंचित रहे हैं। सबसे निचले पायदान पर अगर आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का आचरण किया गया होता और उसकी छानबीन करते हुए क्रमशः जो सामान्य स्थिति प्राप्त कर चुके हैं उनको धीरे धीरे आरक्षण व्यवस्था से होने वाले लाभ से अलग किया जाता होता, तो आज बहुत कुछ परिवर्तन हमारे समाज में हो गया होता और दूसरे और लोगों के द्वारा अपने लिए, दूसरे और वर्गों द्वारा अपने लिए आरक्षण की मांग न की जाती। राजस्थान में, हरियाणा में और दूसरे प्रांतों में जो विभिन्न दूसरी जातियों के लोग हैं, वो आज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए
संघर्षरत जो समय समय पर होते हैं वे ऐसा होने का कार्य ही न करते, क्योंकि सचमुच जिन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त होना चाहिए उन्हें तो लाभ मिला ही नहीं। बस जिन्होंने प्रारंभ में लाभ प्राप्त किया उन्होंने अपने निकट संबंधियों को अवसर दिलाकर उसके आधार पर आरक्षण से मिलने वाली सारी सुविधा को अजगर की तरह अपनी कुंडली के अंतर्गत रख लिया। शेष लोग जैसे वंचित रहे वैसे आज भी वंचित हैं। इसीलिए आरक्षण व्यवस्था यदि लागू भी रखनी है तो इसमें संशोधन करके इसका ठीक ठीक प्रयोग और परीक्षण करते हुए जैसे जैसे जो लोग इसके लाभ से लाभान्वित होते गए हैं उनसे अलग उन लोगों को इसका लाभ प्रदान कराया जाना चाहिए जो आज तक इसके लाभ से वंचित हैं, जिन्हें इसका अवसर नहीं मिला है, जो आज भी इसकी इंतजारी में है, लेकिन वे आरक्षण के आधार पर आंदोलन करने वालों का समर्थन करने में आगे पहुंच जाते हैं। लाभ आज तक नहीं पाए और आगे पहुंच जाते हैं। और अगर ये व्यवस्था जो आदरणीय अंबेडकर साहब द्वारा संरक्षण व्यवस्था के रूप में प्रस्तावित की गई थी, अगर उसके अनुरूप आज व्यवस्था नहीं हो पाती है तो इस आरक्षण व्यवस्था में संशोधन किया जाना चाहिए और निचले पायदान पर रह रहे लोगों को, जो पात्र लोग हैं, जो आरक्षण का लाभ पाने की कतार में आज तक खड़े ही नहीं हो पाए हैं, उनको इसका लाभ प्रदान कराया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारे देश में ये आवश्यक है कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समान आचार संहिता को इस देश में कानून पारित करके लागू किया जाना चाहिए। किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय विशेष के लिए कोई विशेष प्राविधान समाप्त किया जाना चाहिए। जो इस देश के निवासी हैं, जब वे एक समान हैं, स्त्री पुरुष तक में कोई भेद नहीं है शासन में सेवाएं प्राप्त करने की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, तो फिर दूसरे और किसी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था, भेदभाव युक्त व्यवस्था पूर्णतः खत्म की जानी चाहिए, जिससे हमारा देश पूरी तरह से सुसंगठित, व्यवस्थित और आत्मनिर्भर बन सके। इस देश में किसी भी रूप में कहीं भी झगड़े ना हो, कहीं भी द्वंद्व ना हो और लोग सबके साथ रहकर सबके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हुए आचरण करें और जो दोषपूर्ण आरक्षण व्यवस्था वर्तमान में है इसे समाप्त कर जो उपयुक्त आरक्षण व्यवस्था है, जिससे पूर्णतया वंचित लोग जो कभी भी आज तक लाभ नहीं प्राप्त कर सके वे लोग लाभान्वित हों, ऐसी व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस अवधारणा को विस्तारित करने में, इसको वायरल करने का कार्य करें और हमारे देश के राजनीतिज्ञों को इस बात के लिए प्रेरित करें, उन पर दबाव डालें कि वे देश विरोधी गतिविधियां सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए न करके समाज को समरस बनाने में, देश को
आंतरिक रूप से, स्वाभाविक रूप से संगठित करने में भूमिका निभाएं और जो वस्तुतः जितने स्तर पर शासन से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं उन तक समस्त लाभ पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सभी से सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करें। जय हिंद।